जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित का गणित का यानी मैथ का जो मेरा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसी का बेसिक क्लास है आज। ठीक है, किसको देखते हुए तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 जो हमारा 2025 में एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसे देखते हुए 2025 की तैयारी आज से ही शुरू। आज से आपका 2025 एग्जाम का तैयारी शुरू हो गया। ठीक है, आज ये हमारा पहला क्लास होगा डे 1। आज हमारा पहला दिन है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के बेसिक क्लास को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सभी विषयों का तैयारी आपको कराई जाएगी। आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हमारा यह पहला क्लास है। ठीक है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 72 774 70 296। ठीक है, इस पर आप हाई लिखकर भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में गंगा हायर एजुकेशन के ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हार और जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है। हार और जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है, लेकिन विजेता तो वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। ठीक है, हार और जीत तो जिंदगी में लगी रहती है। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। आप कोई भी काम कीजिए, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच ही खेलते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं या कोई भी मैच खेलते हैं, तो उसमें एक आदमी जीतता है और एक आदमी हारता है, या एक टीम उसमें जीतता है एक टीम हारता है। तो हार और जीत जिंदगी का क्या है, हिस्सा है। लेकिन विजेता वही होता है। विजेता कौन होता है, जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। अगर आप एक बार हार गए तो फिर कोशिश कीजिए, दोबारा में जीतिएगा। अगर दोबारा बार में नहीं जीत रहा है तो फिर कोशिश कीजिए, तिबारा बार में जीतिएगा, लेकिन जीतिएगा जरूर। कब जीतिएगा, जब आप कोशिश करते रहिएगा। तो आप कोशिश करते रहिए, आपके सामने जो भी मुश्किल आए आप उसको टकराते चलिए उससे, और आप उससे पार पाइएगा। कोशिश करते रहिएगा तो आप किसी भी चीज को आसानी से पार कर सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हमारा जो वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर गणित का है रियल नंबर, इसके बेसिक्स क्लास को देखेंगे। आज का पहला डे है हमारा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहिचक सब्सक्राइब कीजिए। इस पर पूरा आपको गणित पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और यह टारगेट लेके पढ़ाया जाएगा कि आपके गणित के एग्जाम में 2025 में, इसमें 2025 में आपको 90 मार्क्स से लेकर 100 मार्क्स तक, ठीक है, आपका टारगेट रहेगा। आप भी टारगेट लेके चलिए, हमारा भी टारगेट है कि आपके गणित के एग्जाम में 90 से 100 अंक तक आ जाए, इसके बीच में नंबर आ जाए। तो इस मजबूती से, इस इरादा से हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, तो आइए देखिए, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, वास्तविक संख्या। तो ठीक है, यह जितने भी संख्या है, जैसे वास्तविक संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, सहभाज्य संख्या है, यह सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, हुआ नंबर सिस्टम के अंतर्गत, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत ही हम सभी संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का हमारा पहला टॉपिक है प्राकृत संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होता है। तो देखिए, गिनती की सभी संख्याओं को
प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के जितने भी संख्या होती है सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इन्हें n से यानी 12n से सूचित किया जाता है। ठीक है, जहां n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से यह बढ़ते रहेगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो आप बोलिएगा गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें n से सूचित किया जाता है, जहां n बराबर 1 2 3 4, यानी कि प्राकृत जो संख्या होता है इसको बड़ा n से सूचित किया जाता है। और यह कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यह 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ जाके समाप्त होगा, इन्फिनिटी तक, यानी इसका कोई अंत नहीं है, गिनती का कोई अंत नहीं है, इसलिए यह सदा चलते रहेगा। हमारा अंत है लेकिन गिनती का अंत नहीं है। ठीक है, नोट में कुछ बात लिखा हुआ है, देखते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, एक जो होता है यह क्या है, एक जो है यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि इनकी संख्याएं अनंत होती है। देखिए, जो एक है वो क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। लेकिन वही हम आपसे पूछे कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, सबसे बड़ी संख्या नहीं है। नहीं है यानी कि इसका अंत नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या होगा कहाँ से। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होता है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि इनकी संख्याएं अनंत होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इन्हें n से सूचित किया जाता है, जहां n बराबर 1 2 3 4। ठीक है, नोट में क्या बात लिखे हैं, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक जो होता है हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि इनकी संख्या अनंत होती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। और दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। आइए इसको डिफिनेशन को देखते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को यानी जीरो को शामिल करने से जो संख्या समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्याओं के समूह में, किसके, प्राकृत संख्या। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, 1 2 3 4 ऐसे यह इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, प्राकृत संख्याओं का समूह है। और जब हम इसमें क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर देंगे, शून्य को क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे, तो यह एक संख्या का समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, समूह प्राप्त होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। वही बात लिखे हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने से जो संख्या समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें W से सूचित किया जाता है, जहां W बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है, अनंत होती है। पूर्ण संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ नोट में कुछ बात लिखे हैं। 0 पहली पूर्ण संख्या है। 0 क्या होता है, पहली पूर्ण संख्या है। 0 क्या है हमारा, पहली पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक दूसरी पूर्ण संख्या है। एक क्या है, देखिए यहाँ पर 0 मेरा पहली पूर्ण संख्या है, उसके बाद 1 है, तो 0 हमारा पहली पूर्ण संख्या हो जाएगा और 1 दूसरी पूर्ण संख्या हो जाएगा। जबकि यह पहली प्राकृत संख्या है, 1 जो है दूसरी पूर्ण संख्या है लेकिन पहली प्राकृत संख्या है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जितना भी प्राकृत संख्या होता है, 0 को छांट दिया जाए, 0 को हटा देते हैं, तो यह जितना भी प्राकृत संख्या है यह सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यह जो 0 है इसको अगर छोड़ दिया जाए, यह जो 0 है इसको हटा दिया जाए, तो इसको छोड़कर क्या लिखा है, 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या है। 0 का छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी पूर्ण संख्या है वो सभी प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इसको इंटीजर्स कहते हैं। आइए देखते हैं, तो संख्याओं का
ऐसा समुच्चय, समुच्चय यानी कि समूह, समुच्चय यानी कि समूह, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन्हें आई से, बड़ा आई से सूचित किया जाता है। आइए इसको समझते हैं। तो क्या करें, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाइए, सब क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या, इसमें क्या करना है, ऋणात्मक संख्या को, 0 से भी छोटा कोई संख्या होता है तो जो ऋणात्मक होता है, तो -1, -2, -3, -4 ऐसे ये भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो उससे जो संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इन्हें आई से, बड़ा आई से सूचित किया जाता है, जहां आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा इन्फिनिटिव है। ठीक है, टाइपिंग में मिस हुआ है, जहां आई बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 क्या है, सब पूर्ण संख्या, इसमें ऋणात्मक संख्या को हम लोग मिला दिए हैं, तो यह पूरा संख्याओं का जो समूह प्राप्त हुआ यही क्या है, हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, नोट में देखते हैं, तो पूर्णांक संख्या अनंत होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है हुआ, अनंत होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, दूसरा में देखते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जितने भी प्राकृत संख्या होती है वह सभी क्या है, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है। जो 0 होता है, यहाँ पर देखिए यह जो 0 है यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह सिर्फ एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जो -1 होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए ए में हम ले लेते हैं -1, ठीक है, बी में ले लेते हैं -2, ठीक है, और सी में ले लेते हैं -10 और डी में ले लेते हैं -5। अगर इसमें हम पूछे कि बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है बताइए, तो अधिकांश बच्चा इसमें आपको क्या सही लगाएंगे, इसमें सी बताएंगे, यानी कि -10 बताएंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चौथा टॉपिक है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इसे इंग्लिश में हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सम संख्या क्या होता है। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे यह अनंत तक जाएगा इत्यादि। ठीक है, सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, जहां n कोई प्राकृत संख्या है। ठीक है, जहां n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है। तो सम संख्या क्या होता है, तो वे सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से। ठीक है, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। ठीक है, और सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है 2n होता है। क्या होता है बुआ, 2n। और जो यह n जो है यह क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है यहाँ पर बुआ, प्राकृत संख्या है। n क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या है। ठीक है, 2 का 2 लगते हैं और n के जगह पर हम 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, n के जगह पर हम 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, n के जगह पर हम 3 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। n के जगह पर हम 4 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, यह जब देखिए तो यह जो समूह प्राप्त हो रहा है सब सम संख्या का समूह है।
ये क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 क्या है, सब सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या का व्यापक रूप पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, 2n। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, आइए नोट में देखते हैं, दो सबसे छोटी सम संख्या, दो क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। अगर बड़ी पूछे तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो क्या बताइएगा, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह गणित का हमारा पहला क्लास है, याद रखिएगा। अब डेली आपको मैथ का वीडियो मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि 2025 का पूरा गणित का तैयारी हम इसमें कराएंगे, और पूरा हम टारगेट ले रहे हैं कि आपका 90 से 100 नंबर के बीच में हर हाल में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग पांचवा टॉपिक है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। आइए इसको देखते हैं। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है, तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे एक आपका विषम संख्या, 3 भी आपका विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या, 11 भी विषम संख्या, ऐसे यह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होता है, तो वे सभी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं 5 हमारा विषम संख्या, ठीक है, इसको 2 से हम भागा देते हैं, तो 2 से भागा दीजिए तो 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा 1। देखिए यह पूरी तरह विभाजित हुआ नहीं हुआ, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा जो 5 है यह हमारा विषम संख्या है। 5 हमारा कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 ले लेते हैं, तो 4 से अगर हम 2 से भागा देते हैं, 4 में हम 2 से भागा देते हैं तो 2 दूना 4 कट गया, तो यह पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर जो 4 हो जाएगा यह सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, सम संख्या हो जाएगा। और 5 जो हो जाएगा विषम संख्या हो गया। यानी कि वैसी संख्या जिसमें हम क्या करें, 2 से भाग दे, अगर वह पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी शेष 0 बच रहा है, तो वह सम संख्या है। अगर शेष 1 बच रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, लेकिन सम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विषम संख्या का व्यापक रूप 2n-1 होता है। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n-1 होता है। तो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n-1 होता है। n यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या है। तो देखिए 2, n की जगह पर हम 1 रखते हैं, -1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। एक ऐसी संख्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या। फिर देखते हैं विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n-1 होता है। तो 2, n की जगह पर हम 2 रखते हैं, -1, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 3। 3 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n-1। विषम संख्या का व्यापक रूप 2n-1, याद रखिएगा, जहाँ n कोई क्या है, प्राकृत संख्या। नोट में देखते हैं, एक सबसे छोटी विषम संख्या, एक क्या हुआ, सबसे छोटी विषम संख्या है। ये क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। इसका गुणनफल पूछ रहा है तो बीच में गुना दे देते हैं, 2 से 1 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। चाहे ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। तो जब भी आपसे अंतर पूछे तो आप क्या कीजिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है तो 2, सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है तो 1, इसका अंतर यानी घटाव पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे अंतर पूछे तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि यह पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब हमारा छठा टॉपिक है भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वे प्राकृत संख्याएं कर दीजिए, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाजित हो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या है, सब भाज्य संख्या। जैसे देखते हैं हम 4 को देखते हैं, 4 क्या है मेरा, यह भाज्य संख्या है, ठीक है, यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है मेरा क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यह किससे कटेगा, तो यह 1 से तो कटेगा ही, ठीक है, और खुद अपने से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन में क्या कर रहा है, वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, यानी 1 को भी छोड़ देना है और 4 को भी छोड़ देना है, ठीक है, किसी दूसरी प्राकृत संख्या से अगर विभाज्य हो जा रहा है तो यह भाज्य संख्या होगा। तो यह 4 देखिए तो दूसरी संख्या 2 से विभाज्य हो रहा है, तो 4 क्या है मेरा, भाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरह 6 लेते हैं, तो देखिए 6 जो है 1 से तो कटेगा ही, 6 से भी कटेगा, दूसरी संख्या 3 से भी कट जा रहा है, 1 को भी छोड़ दे रहा है, 6 को भी छोड़ रहा है, लेकिन दूसरी संख्या 3 से भी तो कट रहा है, तो यह क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह क्या कहलाता है, वह भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए हम 6 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से 3, ठीक है, और 3 से 1, तो इसमें कई गुणनखंड आ गया, 1 गो, 2 गो, 3 गो आ गया, तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भी क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाती है, यानी कि भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या भी है, ठीक है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि, जो 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अगला टॉपिक हमारा है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, ठीक है, क्या कर रहा है, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाती है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या कर रहा है, एक से बड़ी प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या होगा लेकिन एक से बड़ी होगा, ठीक है। तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 तरह से बढ़ते जाएगा। तो देखते हैं, यह जो 2 है, यह देखते हैं, यह 1 से तो जाएगा ही और स्वयं अपने से ही जाएगा, लेकिन यह दूसरी संख्या से नहीं जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह 3 को देखिए, 3 जो 3 है यह 1 से तो जाएगा ही और अपने से यानी 3 से जाएगा, लेकिन दूसरी संख्या से यह नहीं जाएगा, तो 3 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 5 को हम ले लेते हैं, 5 है, देखिए 1 से तो जाएगा ही और स्वयं 5 से जाएगा, लेकिन दूसरी संख्या से जाएगा नहीं जाएगा, तो 5 भी क्या मेरा, अभाज्य संख्या है। तो वही बात लिखा है, क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो एक या अपने को छोड़कर, वैसी एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य या रूट संख्या कहलाती है। इसका डिफिनेशन एक तरह से और भी दे सकते हैं, वे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए सबका केवल 2 गुणनखंड है, सबका क्या है, 2 गुणनखंड। जैसे हम 11 भी ले लेते हैं, इसका गुणनखंड कीजिए, तो 11 से कितना बार में, एक बार में जाएगा, तो 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, यानी जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। नोट में देखते हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 क्या हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। और 2 सम अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, सम अभाज्य संख्या, 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी 2 को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई संख्या आपको नहीं मिलेगा जो सम है, ठीक है, सिर्फ 2 ही सम है और फिर भी क्या है, अभाज्य होगा। तो 2 क्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है,
ठीक है। तो देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ये देख लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक मिनट, पूरा जीरो से हम हीरो बना देंगे हम मैथ में, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, बताइए। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखते हैं। और इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भागफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो वैसी दो प्राकृत संख्याएं, वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ यानी कि मौसा एक, क्या, एक होता है, सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। सअभाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एक होता है, सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इन्हें सअभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या भी कहा जाता है। जैसे 9 और 16 का एचसीएफ 1 होता है, अतः यह दोनों सहभाज्य संख्या का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा है, ठीक है। 9 और 16 क्या है, सहभाज्य संख्या का युग्म है यानी कि जोड़ा है। इसका अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 1 आएगा। जैसे देख लेते हैं, तो एचसीएफ आप दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से निकालिए या तो भाग विधि से निकालिए। तो हम भागे विधि से निकाल के आपको दिखा देते हैं। 9 से हम 16 में भागा देते हैं, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 9, ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 7 से 9 में भागा देंगे तो एक बार में जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 2 से 7 में भागा देते हैं तो 3 बार में कितना जाएगा 6, 1 से 2 में भागा देते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो मौसा कितना बचा हमारा, 1 आया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी दो संख्या लीजिए, दुनिया का कोई भी दो संख्या लीजिए जिसका अगर मौसा 1 आ जाता है तो वो सभी क्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक। आइए नोट में देखते हैं। क्रमागत प्राकृत संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। दुनिया का कोई भी क्रमागत प्राकृत संख्या ले लीजिए, उसका मौसा 1 होगा। जैसे 1 और 2 लीजिए, इसका मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 4 लीजिए, इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 6 लीजिए, इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो कितना बताइएगा, 1 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1। प्राकृत संख्याओं का, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आप 14 15 ले लीजिए, क्रमागत में होता है लगातार, ठीक है। 6 7 ले लीजिए, 8 9 ले लीजिए, सबका मौसा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो वैसी दो प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ यानी कि मौसा 1 होता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। इन्हें असहभाज्य संख्या भी कहा जाता है। जैसे 9 और 16 का एचसीएफ 1 होता है, अतः यह दोनों क्या है, सअभाज्य संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा है, ठीक है। नोट में क्या, क्रमागत प्राकृत संख्या सअभाज्य संख्या होती है। दुनिया का कोई भी क्रमागत संख्या ले लीजिए, उसका एचसीएफ 1 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप इसको, इसका डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, वो ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। या ऐसे भी बोलिए, वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें शर्त है जहां y नो इक्वल टू 0, जहां यानी जहां y का मान
यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं जैसे p बटा क्यू के रूप में, तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ शर्त क्या है, जहाँ शर्त है बुआ कि q का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो q यहाँ पर ऊपर वाले को हम लोग जानते हैं कि अंश कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं बुआ, हर कहते हैं। तो p यहाँ पर अंश है, q यहाँ पर हर है, तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान 0, अंश का मान 0 हो जाए लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंश का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 नहीं हो सकता। अगर हर का मान 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नो इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर q कर दीजिएगा, q नो इक्वल टू 0, इन्हें q से सूचित किया जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या किससे सूचित किया जाता है, बड़ा q से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 1/2 क्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, 2/3 क्या है हमारा परिमेय संख्या है, 22/7 क्या है हमारा परिमेय संख्या है। अब इसको भी साबित करके बताएंगे कि 22/7 परिमेय संख्या क्यों होता है। 22/7 है अपरिमेय संख्या का मान होता है। ठीक है, तो पाई जो होता है 22/7 जो है वो 22/7 है पाई का मान है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 22/7 परिमेय है। ये क्यों होता है ये भी बताएंगे अभी जस्ट। 1.5 हमारा क्या है परिमेय संख्या, कैसे इसको उड़ाएंगे तो 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, तो यह हो जाएगा 15/10, इसको घटाइएगा तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 यानी अंश बटा हर के रूप में आया कि नहीं, p बटा q के रूप में आया कि नहीं आया, आगे यानी p यहाँ पर 3 है, q यहाँ पर 2 है, तो 3/2 यानी कि 1.5 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। √4 या √4, तो √4 मेरा परिमेय संख्या है। कैसे, तो देखिए √4, अब रूट देख के बहुत बच्चा सब अपरिमेय लगा देता है जो कि बिल्कुल गलत है। तो रूट में रहे अगर उसका वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा, दशमलव में नहीं लेना है, दशमलव में नहीं देखना है कि आप वर्गमूल निकालिए, वह उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो वह क्या होता है परिमेय होता है। जैसे 4 है तो √4 है तो इसका वर्गमूल कितना आता है 2 आता है, तो ये हमारा √4 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। बहुत बच्चा क्या करता है रूट देखते आँख मूंद के लगा देता है परिमेय, जो कि बिल्कुल गलत है। तो वैसी संख्या जो रूट में रहे अगर उसका वर्गमूल निकल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे आप देख सकते हैं √25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5, तो कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। √36, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो √36 कैसी संख्या है परिमेय संख्या। √25 कैसी संख्या परिमेय संख्या। ठीक है, तो रूट देख कर सोच समझ के लगाना है। रूट में अगर कोई भी क्वेश्चन हो, रूट में कोई भी अंक हो, अगर उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है तो वह परिमेय होगा, नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नोट में परिमेय संख्या अनंत होती है, तो आप जानते हैं क्या परिमेय संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं -5, हम आपसे पूछे कैसी संख्या है तो यह परिमेय है, क्या है इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, -5/2 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। तो ये बात है परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। और बात ये भी जान लीजिए दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे आप 9th में भी पढ़ के इस चीज को आए होंगे। ठीक है, निकालना आपको 9th में ही सीखना है इसके बारे में। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वह क्या होती है सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी प्राकृत संख्या है सभी क्या है परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं परिमेय संख्या आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें भी है, अभी और भी है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। ये सब मार्केबल बात लिखा हुआ है, इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्ण संख्या हो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्ण संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, ये सब क्या है परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे है, तो सबके बटन में एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि देखिए अंश का मान 0 हो सकता है, अंश का मान क्या है हुआ 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ हर का मान 1 है, तो यह क्या है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 0 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक भिन्नात्मक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। भिन्नात्मक संख्या क्या होती है, तो जो बटा में हो, दशमलव में हो, रेकरिंग में हो,
ठीक है, यह सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे इसी को देखिए परिमेय संख्या कैसे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 3/9 लिख सकते हैं, कट जाएगा तो एक और कितना जाएगा 3, तो 1/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक भिन्नात्मक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या हमेशा लघुत्तम रूप में लिखी जाती है। जो परिमेय संख्या होती है हमेशा क्या होती है, लघुत्तम रूप में लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। आइए इसको देखते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय का जस्ट उल्टा कर देना है, परिमेय का उल्टा कर दीजिए, अपरिमेय हो गया। जैसे देखिए, वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते तथा जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते तथा जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q, ऐसा बार का चिन्ह लगा दीजिएगा, Q बार। ठीक है, Q, बड़ा Q से परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं और Q बार से अपरिमेय संख्या को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे Q बार से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, √2, 13, सॉरी √3 है। ठीक है, √3 है, यह √7 है। ठीक है, यह √3 है, √3/4 है। ठीक है, और यह रूट एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते तथा जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q से सूचित किया जाता है। जैसे Q बराबर आपका √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है, आइए अब इसको एग्जाम्पल होते कि आप बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए, √2 है। ठीक है, तो आप पहले देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, लेकिन दशमलव हमको लेना नहीं है, तो इसका डायरेक्ट वर्गमूल पूरा तो नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा, √2 मेरा अपरिमेय संख्या है, √3 भी मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। वहीं रूट अगर हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो रूट, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो यह परिमेय हो जाएगा। यानी रूट जो 4 है यह परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं ज्ञात करेंगे वही अपरिमेय होगा। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह अपरिमेय नहीं होगा। और साथ साथ जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, शर्त है यहाँ भी Q का मान, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको √3/0 दे दिया जाए, ठीक है, तो यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसके भी हर में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या के हर में 0 नहीं आना चाहिए, वैसे ही अपरिमेय संख्या के हर में भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या अनंत होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनंत होती है। अपरिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जैसे यह अपरिमेय संख्या ऋणात्मक है, तो यह भी अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जो होती है धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुना एवं भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। देखिए क्या बात लिखा हुआ है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुना, भाग, यानी चारों स्थिति में, यानी कहने का मतलब हो गया कि परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या से गुना करें, जोड़ करें, घटाव करें, भागा करें, हर स्थिति में अपरिमेय आता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर। अब देखिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो यह परिमेय हो जाएगा। लेकिन यह जो रूल लागू होगा 0 को छोड़कर लागू होगा। ठीक है, जैसे आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, परिमेय संख्या, जैसे 2 मेरा परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़, तो जैसे मान लीजिए √3 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भागा हो, हर स्थिति में क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आप एग्जाम में इस तरह से पूछ देता है कि बताइए यह कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो 2 से 2 काट दीजिए, √3 बचा, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, √3/2 कैसी संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो देखिए √3 अपरिमेय संख्या है और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भागा देते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। अब जैसे देखिए √7 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है मेरा, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आता है। चारों स्थिति आप याद कर लीजिए कि जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछे, भागफल पूछे, योगफल पूछे, घटाव पूछे यानी अंतर पूछे, तो हर स्थिति में वह क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद वास्तविक संख्या है नहीं, तो अभी एक बात और आपको हम बता देते हैं। एक बात हम आपको बोले थे कि जैसे यहाँ समझते हैं, यह मान लीजिए यहाँ परिमेय है, परिमेय, इस साइड लिखते हैं अपरिमेय। थोड़ा परिमेय और अपरिमेय में हम लोग अंतर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नो इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ q नो इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात समझाना है आपको कि जो पाई है, यह पाई है जो हुआ, यह पाई है। ठीक है, और पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का मान जो 22/7 होता है यह परिमेय होता है। ठीक है, लेकिन पाई अपरिमेय होता है। ई का है, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई जब अपरिमेय संख्या है तो पाई का मान 22/7 होता है, वो भी तो अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, आइए समझते हैं। तो पहला बात ये जान जाइए कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अगर कोई पाई का मान 22/7 बताता है तो वो बिल्कुल गलत बताता है। अब बोलिए सर कैसे, तो इसी चीज़ को हम समझा रहे हैं। तो जो पाई का मान 22/7 होता है यह वास्तव में एक्यूरेट मान नहीं है, यह लगभग का मान है। ठीक है, तो हम पहले पाई का मान लिखते हैं कि पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान है 3.14159265 और 22/7 का जो मान होता है 3.142857। आइए अब इससे समझते हैं कि पाई एक कैसे अपरिमेय संख्या है, अब 22/7 कैसे परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई का जो मान होता है वह कितना होता है, 3.1415926535। इस तरह से ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जो पाई का मान होता है, सॉरी 22/7 का मान जो होता है वो भी कितना होता है, 3.142857, ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, तो 22/7 में अब यह जो मान है ना, 22/7 का जो मान है यह रिपीट इस तरह से करते जाएगा। कहने का मतलब दशमलव के बाद 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 है तो 4 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 8 है तो 8 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा। फिर आप इसके आगे भी बढ़ा सकते हो तो फिर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी इस तरह से यह चीज़ बढ़ते रहेगा। और हमको मालूम चल रहा है कि 1 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 8 ही आएगा। ठीक है, तो यह बात इसमें मालूम चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी हम बता दे रहे हैं कि 3.14 के बाद 3.14 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 के बाद 4 आ जाएगा, 2 आ रहा है, यानी यह चीज़ बार बार रिपीट करेगा। और हमको यह चीज़ मालूम है कि इस संख्या के बाद यह संख्या आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका मान होता है 3.1415926535। और इसमें जो अब आगे जो हम बढ़ेंगे तो हम यह चीज़ नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, इसमें तो हम बता दे रहे हैं कि इस संख्या के बाद यह संख्या, इस संख्या के बाद यह संख्या, लेकिन इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन संख्या है। जैसे अब यहीं पर है तो आगे आप बढ़िएगा तो इसमें कौन संख्या है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 के बाद 4 आया, ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर 5, यहाँ 5 आ गया, फिर 9 आ गया, 2 आ गया, 6, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन इसमें पैटर्न है, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 8 ही आएगा, 8 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद फिर 1 आ जाएगा, 1 के बाद 4, यानी यह पैटर्न चलता रहेगा। लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए यह जो पाई हो जाता है यह परिमेय संख्या है। अब पाई का मान जो 22/7 होता है यह क्या है, यह परिमेय होता है। लेकिन पाई का मान एक्यूरेट मान 22/7 नहीं होता है, लगभग में होता है। क्यों, देखिए तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2 अंक तक
दशमलव के बाद 1 2 अंक तक दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इसलिए लगभग में पाई का मान 22/7 ले लिया जाता है। तो आप याद रखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। आशा करते हैं चीज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूरा ना पूरा समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। खाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए। एकदम जीरो से हीरो बना देना है मैथ में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। देखिए यही हमारा चैप्टर का नाम था। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th गणित वास्तविक संख्याएं, यही हमारा नाम है। ठीक है, यही नाम था। आइए अब इसको समझते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या प्राप्त होगा, जो संख्या का समुच्चय प्राप्त होगा, समूह प्राप्त होगा, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 आपका वास्तविक संख्या है, 3/2 वास्तविक संख्या है, √3 वास्तविक संख्या है, √3/2 वास्तविक संख्या इत्यादि। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितने भी प्राकृत संख्या है सभी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत। आगे देखते हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है दो वास्तविक संख्या के बीच कितनी कितनी चाहे कितने अपरिमेय संख्या होती है? तो अनंत। ठीक है, और भी एक चीज बता देते हैं। आइए, जो वास्तविक संख्या है होगा, आइए हम इसके प्रकार का थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वास्तविक वास्तविक एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर लेने दीजिए, नहीं जाएगा ना? चलिए इसी पर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। वास्तविक वास्तविक संख्या, ठीक है, इसके प्रकार को देखते हैं। तो जो वास्तविक संख्या है यह दो प्रकार की होती है। आपको यह बात मालूम होगा, पीछे से आप पढ़ कर हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला जो होता है परिमेय संख्या, पहला क्या होता है बुआ? परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए यही बात है कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला होगा पूर्णांक संख्या और दूसरा हो जाएगा भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इस धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्राकृत संख्या और दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास सब लोग शेयर कर दीजिए।